अधिक उत्पादन लेने के लिए धान में प्रमुख रूप से खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से आप एक को भी इग्नोर कर देते हैं तो आपका धान में 30 से 40% तक नुकसान होता है तथा उपज में भी कमी आता है। इनमें से सबसे प्रमुख होता है धान का रोग। धान का एक ऐसा प्रमुख रोग है जो कि बंगाल में सन 1942 में व्यापक रूप में फैल गया था, जिसके कारण से वहाँ पर पूरा धान 100% नष्ट हो गया और वहाँ भूखमरी की स्थिति हो गई, जिसको नाम दिया गया बंगाल फेमिन। आज हम उसी रोग के बारे में बात करें जिसका नाम है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। हम ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जिसमें हमको बताएंगे कि इसका हिंदी नाम क्या देता है, इसको अन्य नाम से किस किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका कोलेट्रल होस्ट क्या है, इसका सिम्टम का इस रोग को देख के आप कैसे पहचान कर सकते हैं, तथा हम आपको बताएंगे इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है। और इसका जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जिसमें हमको बताएंगे इसका मैनेजमेंट, इस रोग का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें 3 बिंदु बताएंगे, जिसमें कि कल्चरल प्रैक्टिसेस तथा प्रिवेंटिव मेजर, और सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का सबसे सारांश होगा जो कि केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जिसमें आपको बताएंगे इस रोग को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधि, और इसमें हम दो दवा के बारे में बताएंगे जिसका कॉम्बिनेशन है। इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। काटिए तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करें कि जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है उसका हिंदी नाम क्या है। इसका हिंदी नाम होता है कि धान का भूरा धब्बा रोग, धान का भूरा पर्णचित्ती रोग, तथा इसको बहुत सारे किसान, क्योंकि धान जब ज़्यादा रोग लग जाता है तो धान झुलस जाता है, इसलिए इसको झुलसा रोग भी बोलते हैं, धान का झुलसा रोग भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किस फंगस के द्वारा लगता है। तो जिस फंगस के द्वारा लगता है उसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अब हम बात करेंगे इसका कोलेट्रल होस्ट, मतलब अल्टरनेटिव होस्ट। अगर धान ना रहे तो यहाँ कहाँ पर यहाँ रोग रह सकता है। तो धान का जो मेड़ होता है, जो बंड है, इसमें जो घास होते हैं, इसी जगह पे इसका जो कोलोडियोस्पोर है यहाँ वर्ष भर जीवित रहता है। अब हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन यहाँ मुख्य फसल में कब आता है। तो जब वातावरण का तापमान, अनुकूल तापमान जब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उसी अवस्था में यहाँ खेतों में लगता है, और ह्यूमिडिटी 80% होता है। और सबसे प्रमुख कारक होता है कि जब आप धान में फसलों में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, पत्ती कोमल होते हैं, उसी अवस्था में यह जो इसका कोलोडियोस्पोर है जल्दी से इन्फेक्शन करता है, धान में यहाँ रोग लग जाता है। अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में। जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसका लक्षण क्या है। यह जो रोग है यह नर्सरी से दाना भरने की स्थिति तक खेतों में रहता है। जब पत्ती रहता है तो पत्ती में क्या होता है कि छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जो भूरे रंग का होता है। यह जो भूरा धब्बा जाता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सिलिंड्रिकल से क्या होता है, गोलाकार आकार में हो जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में होता है, जब यह धब्बा बड़ा हो जाता है तो बीच में हल्का आपको सफ़ेद दिखाई देगा और चारों ओर भूरा रंग का होता है। यह धब्बा जब पूरा फैल जाता है, पत्ती में भर जाता है, तो पत्ती क्या होता है, मर जाता है और मर के सूख जाता है। इसी कारण पूरा खेत आपका झुलसा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इस रोग को झुलसा रोग भी कहते हैं। और क्या होता है, जब यह रोग आपका जब दाना आने लगता है तो दाना पे जो उसका ग्लूम्स होता है, धान का जो दाना भरने की स्थिति है, उसमें जब लगता है तो भूरा हो जाता है दाना और काला भी हो जाता है। इस रोग का यह लक्षण है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सबसे प्रमुख विषय, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आपको बताएंगे जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, जो धान का झुलसा, उसको आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह होता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड के द्वारा आप कैसे इस धान को प्रबंध कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि जैसे जब धान कट जाता है, जो मेड़ रहता है, जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि इसका अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, मेड़ का घास। उस घास का आपको क्या करना है, गर्मियों के दिनों में मेड़ के घास को जला देना है, ताकि क्या होगा, अगर उसमें जो भी इसका कोलोडियोस्पोर होगा वो मर के नष्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ जो रोग है यहाँ क्या होता है कि बीज में भी लगता है, तो पूरा वर्ष बस बीज में भी रहता है, इसलिए आपको डिजीज फ्री बीज लेना है। ऐसा बीज का चयन करना है जिसमें कि यहाँ रोग ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंट वैरायटी होता है, इसे आपको मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाएंगे जो कि झुलसा रोग के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। वैसे वैरायटी आपको इस्तेमाल करना, वैसे वैरायटी को आपको लगाना है। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके लिए आपको ऐसे खेत का चयन करना जहाँ पर कि अच्छा न्यूट्रिएंट सोर्स हो। अगर न्यूट्रिएंट सोर्स नहीं हो तो आपको ऊपर से भी अच्छा न्यूट्रिएंट, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, ऐसे तत्वों को इस्तेमाल करना है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना, जिससे कि आपको धान को अच्छे से पोषक तत्वों का प्राप्ति हो। इसके बाद आपको क्या है, इरिगेशन मैनेजमेंट। सही ढंग से आपको इरिगेशन मैनेजमेंट करना है। खेत को सूखा नहीं रखना है, खेत को हमेशा जब जब आवश्यकता हो खेत को सिंचाई की व्यवस्था करना है, ताकि यह रोग इसमें जल्दी से ना आ सके।
दोस्तों अब हम बात करें प्रिवेंटिव मेथड को। प्रिवेंटिव मेथड में क्या होता है कि आपको सीड ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए ऐसा सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको घर का सीड हो, उसको क्या करना है आपको कि कोई भी अच्छे फंजीसाइड से, जैसे कि थैरम हो गया और वाउस्टिन हो गया, इससे 2 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से आपको सीड को उपचारित करके तभी आपको नर्सरी तैयार करना है तथा इसको रोपाई करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या करना है 53 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपको धान का बीज को 10 से 12 मिनट डुबा के रखना है, फिर उसको निकाल के तभी उसको नर्सरी तैयार करना है। ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेथड। अब हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसमें आपको बताएंगे कि जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है उसको आप कैसे केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो रासायनिक दवा है उसको इस्तेमाल करके कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब आपको खेत में यह रोग एक बार लग जाता है तो आपको कोई उपाय काम नहीं करेंगे, उस समय आपको रासायनिक उपाय ही अपनाना है। तो चलिए उसका मैं कॉम्बिनेशन तैयार किया, इसीलिए मैं इसको थोड़ा देख के बताना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और किसान भाई इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आप डायरी निकाल लीजिए, उसमें ध्यान से लिख लीजिए, तभी आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ है। जिसमें पहला जो दवा है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंकोजेब 75%, ठीक। और इसका जो दवा है आपको मार्केट में मिल जाएगा, डाइथेन M45 नाम से यह दवा आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है। मतलब 1 लीटर पानी में इस दवा को 2 ग्राम मिलाना है। अगर 15 लीटर और टंकी उसमें 30 ml दवा को मिलाना है। और उसके साथ में जो दवा मिलाना है उसका नाम है टेबुकोनाजोल 25% इसी, जो मार्केट में आपको फोलुक्योर नाम से मिल जाएगा। एक बार और बोल दे रहा हूँ, आपको मार्केट में मिलेगा डाइथेन M45 और फोलुक्योर। डाइथेन M45 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है, और जो फोलुक्योर है उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है। इस दवा को आपको मिला के जब यह रोग लग जाएगा तो हर 15 दिन के अंतराल में इस दवा को आपको स्प्रे करना है। जैसे आज 1 तारीख हो गया तो 1 तारीख को इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, फिर 15 तारीख को इस्तेमाल कीजिए, फिर 30 तारीख को इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप 3 बार इस दवा को खेतों में स्प्रे कीजिए। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको इस्तेमाल करना है एंट्राकोल। यह दवा आपको मार्केट में मिल जाता है, जो सब्जी खेती करते हैं किसान इस दवा को देखे होंगे, एंट्राकोल नाम से है। इसमें पाया जाता है प्रोपिनेब 70% WP। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है, अर्थात 15 लीटर वाला जो टंकी है उसमें 30 ग्राम इस दवा को मिलाना है। उसके साथ में जो दवा देना है उसका नाम है एमिस्टार। एमिस्टार में आपको मिलता है एजाऑक्सिट्रोबिन 18.2% SC और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC। इस दवा का आपको 15 ml 1 टंकी में मिलाना है, अर्थात 1 लीटर में 1 ml दवा को मिला के आपको खेतों में स्प्रे करना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एंट्राकोल 2 ग्राम प्रति लीटर और जो एमिस्टार इसको 1 ml प्रति लीटर दवा को मिला के इस्तेमाल करना है। इसको भी सेम ऐसे ही करना है कि आज इस्तेमाल करना है, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, हर 15 दिन के अंतराल बाद 3 बार स्प्रे करना है। इसके बाद आपको तीसरा जो कॉम्बिनेशन उसको बता रहा हूँ, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है कवच नाम का दवा आपको मिल जाएगा, सिंजेंटा कंपनी का है, जिसमें जो केमिकल पाता है क्लोरोथेलोनिल 78.12%। इसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है। इस दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर हिसाब से, मतलब 15 लीटर वाला जो टंकी है उसमें 30 ग्राम इस दवा को मिलाना है। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन मिलाना है उसका नाम है टिल्ट। ये भी सिंजेंटा कंपनी का है, जिसमें प्रोपिकेनाजोल 25% एसिड केमिकल पाया जाता है, जिसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाना है। एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कवच को 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है और टिल्ट को 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है, अर्थात एक टंकी में कवच को 30 ग्राम और टिल्ट को 15 ml दवा को अच्छे से मिला के हर 15 दिन के अंतराल पे 3 बार खेतों में स्प्रे करना है। जब स्प्रे आप कर लेंगे, इसी दरम्यान आपको क्या करना है कि आपको खेत में 1 एकड़ में 10 किलो पोटास आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आपको क्या करना है, खेत को छोड़ देना। आपको किसी प्रकार का कोई और अन्य दवा इस्तेमाल करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो मैं कॉम्बिनेशन बताया हूँ इसको आप लिख लिए होंगे। इसको देख के आपको मार्केट में जो भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो भी दवा मिल जाएगा, उसको मिलाकर आप खेतों में इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाई, यह जो जानकारी आपको दिया गया है, यह कई रिसर्च पेपर से सर्च करके, कई बुक से सर्च करके तभी इस जानकारी को कॉम्बिनेशन तैयार करके आपको बताया गया है। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके लिए उपयोगी हुआ है, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो वीडियो है आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।